तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नया क्वेश्चन बैंक अकाउंट्स का, सॉरी कॉमर्स का भी अकाउंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कॉमर्स के नए क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सीरीज़ नहीं आई है। मैंने आपको बताया था कि मैं जो हूँ UGC नेट और जितने भी कॉमर्स के TGT PGT एग्ज़ाम होते हैं इम्पॉर्टेंट, उनके क्वेश्चन बैंक सब डाल रहा हूँ। ये सभी जितने भी आपके कॉमर्स के पेपर्स होते हैं ये सभी इसमें क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सभी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। द मेथड बीइंग यूज फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज नोन एज। सघन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित किस नाम जाना जाता है? इसे कहते हैं टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। तो टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित से पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के अंतर्गत फोर्स नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है? तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो है ये आपका फोर्स नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ये आपका फोर्स नहीं है। देखिए, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो निम्नलिखित में पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर फोर्स नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट नहीं है, बायर्स है, सप्लायर्स है और इंडस्ट्री रिवाइवली है। ठीक है, ये 3 है और कोई भी एक सी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द अर्ली स्टेज फाइनेंशियल क्राइसिस। निम्नलिखित में कौन वित्तीय संकट का प्रारंभिक लक्षण है? तो इसका आंसर है पहला, आवासीय संपत्तियों की कीमत में गिरावट। ये ऐसा नहीं होता है। अगर संपत्ति में गिरावट होती है तो कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आती है। किन्हीं परिसंपत्तियों की भावी कीमतों के संबंध में अधिउल्लासनोन्माद का होना। एक्सेस यूरोपिया अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ सर्टेन एसेट, ये हो सकता है। भावी परिसंपत्तियों की कीमतों के संबंध के अत्यंत निराशावादी होना, ये नहीं होगा। शेयरों की कीमतों में गतिहीनता, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर बी सही होगा। एक्सेसिव यूरोपिया अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ सर्टेन एसेट्स। अगले क्वेश्चन में आते हैं। In 1991, the government decided to allow all foreign investment to any industry without any restriction. सरकार ने 1991 में सभी विदेशी निवेशों को बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी उद्योग में अनुमति देने का निर्णय लिया है। तो ये गलत आंसर है। ठीक है, सभी में जो है अनुमति नहीं दी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट हैज़ इन्हेंस द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट। सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों में निवेश की सीमा को बढ़ाया है। ये सही है। तो ये गलत है। आर सही है आपका। ठीक है, तो आर करेक्ट है और जो है ए गलत है। क्योंकि सभी अगर उद्योगों में निवेश करने के लिए कहा था तो गवर्नमेंट ने जितने भी आपके फैक्ट्रीज़ हैं जो गन बनाती हैं या बम बनाती हैं, रॉकेट बनाती हैं, उनमें तो निवेश करने को कहा नहीं गया था। ठीक है, तो सभी उद्योगों में निवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। आपके मोबाइल फ़ोन भी नहीं आया तो उस समय मोबाइल फ़ोन में अनुमति नहीं मिली थी, बाद में अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट आइए। When a business is purchased, any amount paid in excess of the total of asset माइनस द लायबिलिटी टेकन इज कॉल्ड। जब किसी व्यवसाय के क्रय किया था तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्ति के मूल्य से अधिक भुगतान राशि क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। तो इसका आंसर गुडविल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कोष प्रवाह के विवरण के लिए कोषों के स्रोत के संदर्भ में कूट इंगित कीजिए। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो कोष प्रवाह नहीं होगा अगर इंक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये सही है। राइटिंग ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी सही है। इशूइंग इक्विटी शेयर फॉर एक्विजिशन ऑफ ए बिल्डिंग फॉर ऑफिस, कार्यालय हेतु मकान के क्रय के लिए समता अंशों का निर्माण, ये भी नहीं होगा।
चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट ये होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या सही होंगे, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ होंगे। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, राइटिंग ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स और चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण, विवेचन, लेखांकन का एक कार्य है, सही है भाई। वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण, विवेचन, लेखांकन एक कार्य, सही है। नेक्स्ट आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर फॉर असर्टनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। लाभ हानि खाता संस्था की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके लिए बैलेंस शीट होती है। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट, ये भी गलत है। बैलेंस शीट प्रिपेयर फॉर असर्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म, हाँ ये सही है। तो इसका जो आंसर है ए और डी सही है। बैलेंस शीट इज अ प्रिपेयर्ड फॉर असर्टनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म, हाँ ये सही है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, हाँ ये सही है। तो ए और डी सही है, बी और सी गलत है। नेक्स्ट आइए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये क्या दिखाता है, डेटर्स टर्नओवर देता है इक्विटी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो क्या दिखाता है, सॉल्वेंसी रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या दिखाता है, ऑपरेटिंग रेशियो दिखाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिखाता है। एसिड टेस्ट रेशियो मांगने अनेक बार एग्जाम में आ चुका है। एसिड टेस्ट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो दिखाता है, ठीक है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्विटी रेशियो दिखाता है, क्या इक्विटी चल रही है। प्रॉपर्टी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो दिखाता है। और ऑपरेटिंग रेशियो आपका हमने क्या बताया था अभी, प्रोबेबिलिटी रेशियो दिखाता है। और एसिड टेस्ट रेशियो इक्विटी रेशियो को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वित्तीय विवरणों के आधार पर रोकड़ प्रभाव विवरण फर्म के समग्र वित्तीय दशा को स्पष्ट करने में सक्षम है, हाँ सक्षम है, सही बात है भाई। रोकड़ चल पूंजी का एक महत्वपूर्ण संगठक है जो लिखित तथ्यों के मार्ग पर आधारित है, हाँ ये भी सही है। ये दोनों आपके सही हैं। वस्तु की मांगी गई मात्रा सदैव इसके मूल्य में परिवर्तन विपरीत प्रवृत्ति होती है, हाँ सही है। तो वस्तु की मांगी गई मात्रा सदैव उसके मूल्य में परिवर्तन विपरीत प्रवृत्ति होती है, सही है। मूल्य प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव और ऋणात्मक आय प्रभाव शुद्ध परिणाम है, नहीं ये गलत है। तो मूल्य प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव व ऋणात्मक आय प्रभाव शुद्ध परिणाम है, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर, एक संयंत्र का आर्थिक क्षमता प्रतिनिधित्व करती है इसके। तो इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रिप्रेजेंट इट्स मैक्सिमम फिजिकल आउटपुट लेवल, गलत है। एवरेज आउटपुट लेवल ओवर अ पीरियड, ये भी गलत है। ब्रेक इवन आउटपुट सेल्स लेवल, ये भी गलत है आपका। आउटपुट लेवल दैट इक्वेट्स द एवरेज एंड द मार्जिनल कॉस्ट, उस उत्पादन का स्तर जो औसत एवं सीमांत लागतों के बराबर होता है, ये सही माना जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट इट्स, एक संयंत्र का आर्थिक क्षमता प्रतिनिधित्व कौन करता है, इसका आंसर डी होगा। आउटपुट लेवल दैट इक्वेट्स द एवरेज एंड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यदि एक औसत आय वक्र का मांग किलो की इकाई के बराबर तो सीमांत आय क्या होगी। इन केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू 0 होगी, ये सही है। इन केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 0। ट्रेड चैनल डिस्काउंट क्या कहलाता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग कहलाता है। मैच कराना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। तो ट्रेड चैनल डिस्काउंट क्या कहलाता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग कहलाता है। और आपका जो है लॉस लीडरशिप क्या कहलाता है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कहलाता है। लॉस लीडरशिप कहलाता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। प्राइसिंग बिंग नॉन रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन, ये कहलाता है ओलियोपॉली प्राइसिंग कहलाता है।
और आपका बेस पॉइंट प्राइसिंग क्या कहलाता है, लोकेशन प्राइस कहलाता है। लोकेशन पॉइंट डिफरेंशिएट लोकेशन पॉइंट डिफरेंशियल कराएगा। ट्रेड चैनल डिस्काउंट क्या कराएगा, डिफरेंशियल प्राइसिंग कराएगा। लॉस लीडरशिप क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कहलाएगा। और आपका है प्राइस बीइंग नॉन रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन ओलियोपॉली प्राइसिंग कहलाएगा। और आपका बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग क्या कहलाएगा, डी, ये लोकेशनल प्राइसिंग डिफरेंशियल कराएगा। ठीक है। When a null hypothesis gets rejected, तो बाहर कर लूँगा इसको। When a null hypothesis gets rejected in statistical hypothesis testing, it is known as second type error in hypothesis testing। ये गलत है। अगर null hypothesis get rejected in statistical hypothesis testing, it is known as second type error, तो first type error कहलाता है। When a sample small size and parametric value of the standard deviation is not known, जेट टेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये भी आपका गलत है। जब शून्य परिकल्पना सांख्यिकी परिकल्पना के परीक्षण रद्द हो जाती है तो उस परिकल्पना परीक्षण को सेकंड प्राइम त्रुटि कहा जाता है। तो अगर रद्द हो जाती है तो फर्स्ट त्रुटि कहेंगे। जब 1% छोटे आकार का हो तो प्रमाण विचलन को प्रचारित मूल्य ज्ञात न हो तब परिकल्पना परीक्षण के सबसे उपयुक्त जेट परीक्षण होता है। ऐसा नहीं होता है, दोनों ही गलत आंसर हैं। अब देखिए x एंड y द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन x एंड y वेरिएबल्स 0.85 दिया है, 0.89 दिया है। तो हम जानते हैं r की वैल्यू निकालनी। कोफिशिएंट ऑफ कोलिशन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोलिशन। हम जानते हैं r इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट bxy इंटू byx ये होता है। तो हम वैल्यू लिख देंगे आपकी r इक्वल टू अंडर रूट 0.85 इंटू 0.89। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, द पावर ऑफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नोटेड बाई 1 माइनस बीटा। सांख्यिकी प्रकाशन परीक्षण शक्ति को दर्शाया जाता है 1 माइनस बीटा से। The power of statistical hypothesis testing is noted by 1 minus beta। अब आइए नेक्स्ट, जेड स्क्वायर इंटू एस डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू फाइंड आउट द साइज ऑफ सैम्पल। तो एन की वैल्यू निकाल लें, मतलब इसका मतलब होगा जेड स्क्वायर एस डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू एन होता है। ठीक है। सैम्पल साइज एन कहलाता है और कैपिटल एन जो कहलाता है पॉपुलेशन साइज कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉपुलेशन साइज। ठीक है। अब दूसरा है x माइनस एक्स बार बी। देखिए x माइनस एक्स बार अपॉन एस डी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 ये कहलाएगा कैलकुलेटेड जेड वैल्यू ऑफ मीन डिफरेंसेस। क्योंकि x अब बार आ रहा है तो मीन डिफरेंसेस जरूर आएगा। अब ये देखिए μ4 μ2 स्क्वायर ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा मेजरमेंट ऑफ कोटोसिस। तो μ4 μ2 स्क्वायर क्या कहलाएगा, मेजरमेंट ऑफ कोटोसिस। नेक्स्ट आइए एस डी स्क्वायर एस डी 2 स्क्वायर क्या कहलाएगा, कैलकुलेटेड ऑफ वैल्यू ऑफ एफ रेशियो। तो ये कहलाएगा कैलकुलेटेड ऑफ वैल्यू ऑफ एफ रेशियो। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ आप लोग को। तो फिर से देखिए जेड स्क्वायर एस डी स्क्वायर ई स्क्वायर कहलाएगा स्मॉल एन और ये कहलाएगा स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू दी फाइंड आउट दी साइज ऑफ सैम्पल सॉरी कैलकुलेटेड जेड वैल्यू ऑफ मीन डिफरेंसेस। μ4 μ2 स्क्वायर क्या कहलाएगा, मेजरमेंट ऑफ कोटोसिस। और एस डी 1 स्क्वायर एस डी 2 स्क्वायर कहलाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ रेशियो। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा घटक समूह घनिष्ठता की ओर ले जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड टू ग्रुप कोसिवनेस। ठीक है, तो समूह लक्ष्यों पर सहमति
तो समूह घनिष्ठता का मतलब ही है समूह लक्ष्यों पर सहमति होनी चाहिए। तो एग्रीमेंट ऑन ग्रुप गोल्स, इसका आंसर फर्स्ट सही है। उच्च अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा ये नहीं, सदस्यों में बहुत उच्च अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा ये नहीं है, सदस्यों में बहुधा अंतर संवाद ये भी है, और व्यक्तिगत आकर्षण ये भी है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। पर्सनल अट्रैक्टिवनेस, सदस्यों में बहुधा अंतरवाद, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। जॉर्ज हॉफस्टीड के अनुसार अनिश्चितता का परिहार सांस्कृतिक विभेद का एक पहलू है। हाँ सही है, अनिश्चितता का परिहार एक सांस्कृतिक विभेद का एक पहलू है, ठीक है। अनिश्चितता परिहार वह सीमा है जहाँ तक व्यक्ति अस्पष्ट स्थितियों से आशंकित रहता है। ऐसी परिस्थितियों को दूर करने के लिए संगठन में उच्च व्यवहारिक स्थिरता प्रदान करते हैं, अधिक औपचारिक नियमों का बनाते हैं, विचलित आशयों को प्रोत्साहित करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ए तथा आर दोनों सही हैं। When of the following in the internal conflict or anxiety that occurs when people receive information incompatible with their value system, period, decision and knowledge? निम्नलिखित में कौन आंतरिक संघर्ष एवं चिंता है जो तब घटित होती है जब एक व्यक्ति ऐसी सूचना प्राप्त करता है जो उसके मूल्य व्यवस्थाओं, पूर्ण निर्णय ज्ञान से मेल नहीं खाता है? इसे क्या कहते हैं? बोधगम असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये कहते हैं बोधगम असंगति। निम्नलिखित कौन सा आंतरिक संघर्ष एवं चिंता है जो तब घटित होती है जब एक व्यक्ति ऐसी सूचना प्राप्त करता है जो उसके मूल्य व्यवस्थाओं, पूर्ण निर्णय ज्ञान से मेल नहीं खाता है? ठीक है, मैट्रिक्स संगठन संरचना निश्चित रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियली आ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। तो किससे? यूनिटी ऑफ कमांड से। आदेश की मैट्रिक्स संगठन हमेशा जो है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता सिद्धांत का पालन करता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? वन साइड मैसेज वर्क बेस्ट ऑडियंस those are initially predisposed to communicators position। एक तरफा संदेश उन श्रोताओं के लिए अत्युत्तम सिद्ध होता है जो प्रारंभ से ही संदेशक की स्थिति के प्रति पूर्ण झुकाव रखते हैं। तो कथन ये सही है, लेकिन हम पूछा सही नहीं है। दो तरफा युक्तियाँ उन श्रोताओं के लिए अत्युत्तम होती है समान विचार वाले होते हैं, विरोधी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, तो ये सही माना जाएगा, ठीक है। दो तरफा संदेश बेहतर शिक्षित श्रोताओं के लिए अधिक प्रभावी होते हैं। तो दो तरफा संदेश बेहतर शिक्षित श्रोताओं के लिए अधिक प्रभावी होते हैं, ये सही है। दो तरफा संदेश ऐसे श्रोताओं के लिए अधिक प्रभावी सिद्ध होने की प्रवृत्ति रखते हैं जो विरोधी प्रचार से उद्भासित होने की संभावना रखते हैं, ये भी सही है। तो डी जो है ये सही है, लेकिन गलत इसमें क्या है? इसमें कह रहा है गलत कौन सा है? तो दो तरफा युक्तियाँ उन श्रोताओं के लिए अत्युत्तम होती हैं जो समान विचारधारा वाले होते हैं, विरोधी होते हैं, तो ये गलत है आपका, और सब सही है। एक बार लास्ट वाला देख लेते हैं। दो तरफा संदेश ऐसे श्रोताओं के लिए अधिक प्रभावी सिद्ध होने की प्रवृत्ति रखते हैं जो विरोधी प्रचार की उद्भासित होने की संभावना रखते हैं। नेक्स्ट आइए, चलिए, ये हो गया। In the course of converting to a marketing-oriented company, a company may face which of the following hurdles? विपणनमुखी कंपनी के रूप में परिवर्तित होने के दौरान एक कंपनी को निम्नलिखित में किस अवरोध का सामना करना पड़ता है? तो संगठित प्रतिरोध, धीमा अधिगम, सीख भूलना, उपयुक्त सभी। तो ये चारों का, संगठित प्रतिरोध, धीमा अधिगम, सीख भूलना, उपयुक्त सभी, चारों का ध्यान देना पड़ता है। एक व्यक्ति के लिए दूसरों से अलग दिखाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण जिन्हें उसके पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, सापेक्ष, संगत या स्वतंत्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तित्व। एक व्यक्ति
उसे दूसरों से अलग दिखने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण जिन्हें उसके पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया सापेक्ष संगत होते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। मांग और आपूर्ति फलन जब इलेक्ट्रॉनिक बाजार कीमतों की तेजी से यहाँ तक कि प्रतिदिन के आधार पर बदलने की आज्ञा देते हैं तो ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य कहते हैं यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग। ठीक है, पैदावार प्रबंधन अनुसार कीमत निर्धारण, तो यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग कहती है जहाँ पे रोज जो है प्राइस चेंज हुआ करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। तो मांग और आपूर्ति फलन जब इलेक्ट्रॉनिक बाजार कीमतों की तेजी से यहाँ तक कि प्रतिदिन के आधार पर बदलने की आज्ञा देते हैं तो ऐसे व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग। नेक्स्ट आइए। डिफरेंशियल प्राइसिंग का आंसर क्या है? इसका आंसर थर्ड है। डिफरेंशियल प्राइसिंग का थर्ड आंसर है। मैच द फॉलोइंग है। लो प्राइस फॉर अर्ली एंड इवनिंग मूविंग, वीकेंड डिस्काउंट फॉर कार पार्किंग रेंटल्स, जिसे डिफरेंशियल प्राइसिंग कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस क्या कहलाती है? कस्टमर लॉन्जेस टू सिट इन वाइल वेटिंग फॉर अ टेबल एट सर्विस सेंटर, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस। रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन, होटल्स एंड फिजिशियन एम्प्लॉय एक्सटेंसली। नॉन पीक डिमांड कल्टीवेशन, ये क्या कहलाएगा? इसका सेकंड आंसर होगा ब्रेकफास्ट सर्विस बाय मैकडोनल्ड एंड मिनी वेकेशन एंड वीकेंड्स बाय दी होटल्स। ठीक है, तो डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या कहलाएगी? लो प्राइस फॉर दी अर्ली एंड इवनिंग मूवीज, वीकेंड डिस्काउंट फॉर कार पार्किंग। और कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस क्या कहलाएगी? कस्टमर लॉन्च टू सिट इन अ वाइल वेटिंग फॉर अ टेबल एट सर्विस सेंटर। रिजर्वेशन सिस्टम क्या कहलाएगा? एयरलाइन, हॉस्टल एंड फिजिशियन एम्प्लॉय। ठीक है, नॉन पिक डिमांड कल्टीवेशन क्या कहलाएगा? ब्रेकफास्ट सर्विस बाय मैकडोनल्ड एंड मिनी वेकेशन एंड वीकेंड बाय दी होटल्स। ठीक है, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यील्ड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यील्ड ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस। विनियोक्ता दृष्टिकोण पूंजी लागत क्या है? यील्ड ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस, पूंजी त्याग का प्रतिफल। इसे क्या कहते हैं? पूंजी त्याग का प्रतिफल। कंसंट्रेशन बैंकिंग इज अ मेथड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्शन, इसे कहते हैं विकेंद्रित वसूली कहते हैं कंसंट्रेशन बैंकिंग, तो डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आइए। In case cost of capital is 10%, EPS ₹10, EPS ₹10, IRR 8%, and retention ratio 60%, then the value of equity share as per Gordon's model। यदि पूंजी की लागत 10%, प्रति अंश अर्जन 10 रुपये, आंतरिक प्रत्याय 8%, प्रतिधारित अनुपात 60% हो तो गार्डन समता अंश का मूल्य क्या होगा? तो इक्विटी शेयर एज पर गार्डन मूल्य, तो गार्डन फॉर्मूला क्या है? EPS 1 - B K - BR। तो आपका EPS अर्निंग पर शेयर में दिया है प्रति अंश अर्जन, तो अर्निंग पर शेयर हो गया 10, तो मैंने 10 रख दिया। अब कह रहा है रिटेंशन रेशियो 60%, तो 1 - 0.06 रिटेंशन जो हो गया आपका रेशियो हो गया 60%। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10 रख दी, 0.060 रिटेंशन है आपका, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो ये हो गया आपका 0.08। EPS 1 - B K × BR। तो हमने EPS रखा 10 हुआ, 1 - B 0.60, तो इसका मतलब रिटेंशन रेशियो, और फिर इसकी वैल्यू रख दी, तो ये आ गया 77 रुपीज़ आ गया। इसमें दिया के पूंजी की 10% दी गई है। ठीक है, BR का मतलब B × R।
उसको नोट करा दे रहे हैं, सॉरी। जो आपका बी का मतलब है यहाँ लिख दे रहे हैं, सॉरी, बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। नोट करते आइए, रिटेंशन रेशियो क्या होगा, रिटेंशन रेशियो। ठीक है, बी हो गया आपका। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कितना दिया है, 10%। ठीक है, तो 0.10 हो गया। बी का मतलब रिटेंशन, और आर का मतलब जो हो गया आपका, आर का मतलब क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नोट कर लिया आपने, आर का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसका फॉर्मूला बनता है आपका P0 इंटू इक्वल टू EPS इंटू 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी आर। तो बी का मतलब क्या बताया हमने, रिटेंशन रेशियो बताया था। आर का मतलब IIR, और के का मतलब क्या बताया था, के का मतलब बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए। A firm with high operating leverage has, तो एक उच्च परिचालन तोले वाली फर्म कौन सी है, हाई फिक्स कॉस्ट इन इस प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये इसका आंसर होगा, उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर लागत अधिक होती है। तो उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर लागत क्या होती है, अधिकतम होती है। तो उसे कहते हैं हाई फिक्स कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हाई ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में बताते हैं कि हाई फिक्स कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। From investor point of view, the cost of capital is yield of the capital sacrifice। ठीक है, विनियोगता दृष्टि पूंजी लागत क्या है, yield of the capital sacrifice। नेक्स्ट आइए, फॉर्मूला नेट कैश इनफ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट इज, परियोजना के शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह का सूत्र क्या है, तो यह है इसका सी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो नेट प्रॉफिट देखिए, जो कैश इनफ्लो होगा वो नेट प्रॉफिट जो निकल गया आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, कर के पश्चात शुद्ध लाभ और हाथ को जोड़ देंगे तो नेट कैश फ्लो एक प्रोजेक्ट का निकल आएगा। कंसंट्रेशन बैंकिंग इज ए मेथड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्शन। तो कंसंट्रेशन बैंकिंग इज ए मेथड ऑफ क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्शन कहलाएगा। ठीक है, विकेंद्रित वसूली की, ये करा चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये भी करा दिया हमने। प्रबंधन के कर्मचारियों की भागीदारी प्रोत्साहित करने वाली कमेटियां प्राय स्थापित की जाती हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल पे भी स्थापित की जाती है, प्लांट लेवल पे स्थापित की जाती है, शॉप फ्लोर लेवल पे स्थापित की जाती है। तो ऑल ऑफ दी अबव उसका आंसर होगा। ठीक है, द कमेटी विच प्रमोट वर्कर्स पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट आर यूजली एस्टेब्लिश ओनली एट दी कॉर्पोरेट लेवल, प्लांट लेवल, शॉप फ्लोर लेवल। तीनों इसके आंसर होंगे, इसलिए जो है तीनों सही हैं। जनता सरकार शासन आया था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उसके बाद शासन आया था, तो उसमें कुछ बताया गया था। देखिए, जनता सरकार के शासनकाल में उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी की एक 21 सदस्य समिति गठन सितंबर 1970 में किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता तत्कालीन श्रममंत्री रवींद्र वर्मा ने की थी। समिति ने 1989 में अपना प्रतिवेदन सौंपा। उसमें 3 स्तरीय प्रणाली की भागीदार शॉप फ्लोर, प्लांट और निगमित स्तर की अनुशंसा की गई।
लोकाचार व्यक्तिगत उपक्रमों की विशेष सुविधा के अनुरूप लचीला बनाने की वकालत की गई। समिति की सिफारिश पर जुलाई 1980 में सब मंत्रियों के सम्मेलन को 21वें सत्र में विचार किया गया। तो ये सारे लेवल आते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव का आंसर है। A review is heavily influenced only by one characteristic of the employees whose performance is being reviewed is known as। एक कर्मचारी जिसने निष्पादन की समीक्षा की जाती है उससे केवल एक विशेषता समीक्षा को अत्यधिक प्रभावित करती है, उसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। क्या कहते हैं? हेलो इफेक्ट। तो एक कर्मचारी जिसके निष्पादन की समीक्षा की जाती है उसकी केवल एक विशेषता समीक्षा के अत्यधिक प्रभावित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। निम्नलिखित में कौन से परीक्षण का उच्च स्तरीय पदों हेतु संशोधन नहीं किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द टॉप लेवल पोजीशन? इसे कहते हैं रोल प्लेस। ये नहीं किए जाते हैं। प्रेजेंटेशन किया जाता है, इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, लीडर्स ग्रुप डिस्कशन भी किए जाते हैं, लेकिन कौन सा नहीं किया जाता है? रोल प्लेस। मतलब कि रोल प्ले में कौन किसका रोल क्या क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में उन प्रमुख सिद्धांतों को चयन कीजिए जिन्हें बैंक अपने कार्यकलाप द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करता है। तो बैंक क्या जाती है? प्रॉफिटेबिलिटी आती है, लेबर वेलफेयर कभी चाहती नहीं है, सोशल वेलफेयर चाहती है, सेफ्टी चाहती है, HRD कभी उसमें होता नहीं, लिक्विडिटी होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो प्रॉफिटेबिलिटी, सोशल वेलफेयर, सेफ्टी और लिक्विडिटी, ये चीज़ें चाहती है बैंक अपने कार्यकलाप के दौरान, ठीक है। देख लीजिए उसको। चलिए आगे चलते हैं। उन वर्षों की पहचान कीजिए जिसमें भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंध में विभिन्न चरणों में कार्य हुआ। तो राष्ट्रीयकरण के विभिन्न संबंध चेक 1955 था, 1969 में कार्य हुआ और 1980 में हुआ। तो 1955, 1969 और 1980, ठीक है। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ये इसके आंसर होंगे। स्विफ्ट इज स्टैंड फॉर, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? स्विफ्ट का मतलब होता है सी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट मतलब क्या होता है? स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। निम्नलिखित में RBI द्वारा अपनाई जाने वाली मुद्रा कंट्रोल तकनीकी का चयन कीजिए। तो क्या क्या? CAR संभालता है, स्टैटिक लिक्विडिटी रेशियो संभालता है, बैंक रेट संभालता है। करेंसी रेट कभी संभाल नहीं पाता है, संभालने की उनकी हिम्मत भी नहीं होती है कि करेंसी रेट संभाल ले। करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में चलती है। तो कैश CRR संभालता है, कैश रिजर्व रेशियो, SLR संभालता है और बैंक रेट संभालता है। तो CRR, SLR और आपका बैंक रेट ये चीज़ें संभालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट? ये एक्सिम बैंक है। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, ये डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम में नहीं आते। IDBI आता है, IFCI आता है और ICICI आता है, ये बैंक आ सकती हैं, लेकिन एक्सिम बैंक कभी भी नहीं आती हैं। तो IDBI आ सकता है, IFCI आ सकता है डेवलपमेंट बैंक में और ICICI आ सकता है, लेकिन एक्सिम बैंक कभी भी नहीं आती है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टरिंग इंटरनेशनली? निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु विनिमय प्रथा का लक्षण नहीं है? तो वस्तु विनिमय एक प्रकार के निर्यात और आयात सेवा है, ऐसा नहीं है। तो ये सही आंसर है। वस्तु विनिमय समय लग सकता है, हाँ लग सकता है। वस्तु विनिमय खर्चीला हो सकता है, हो सकता है। वस्तु विनिमय जोखिम पूर्ण हो सकता है, हो सकता है। तो अगर लक्षण के बारे में बात करेगा तो A, B, D आंसर सही है। अगर नहीं की बात करेगा तो वस्तु विनिमय एक प्रकार निर्यात आयात सेवा है, ऐसा नहीं है। वस्तु विनिमय बार्टरिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, हो सकता है। बार्टरिंग कैन बी एक्सपेंसिव, हो सकता है। बार्टरिंग कैन बी रिस्की, हो सकता है।
हाल ही के वर्षों में, इसमें कथन बताना कौन सही कौन गलत है। हाल ही के वर्षों में वैश्विक उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि अधिक हुई है। तो वैश्विक उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि अधिक हुई है, हाँ सही है। व्यापार के माध्यम में वृद्धि हुई है परंतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से नहीं हुई है, ये गलत है भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि होगी तो प्रत्यक्ष निवेश भी होगा, ठीक है। इसमें बताइए एमएनसी कंपनी कौन कौन सी है। तो IOCL एमएनसी कंपनी है, SBI भी एमएनसी कंपनी है, टाटा स्टील भी एमएनसी है, भारत पेट्रोलियम भी एमएनसी कंपनी है, लेकिन गेल और सेल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स। तो कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं? अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं IOCL, SBI, टाटा स्टील, भारत पेट्रोलियम, जनरल इलेक्ट्रिकल, गूगल और हैवलेट पैकर्ड, HP कहते हैं उसको, ठीक है। दो देशों के बीच कानूनी समझौते यह निश्चित करते हैं दोनों देशों की कमाई पर टैक्स कैसे लगाते हैं, सही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्धारित करता है कि कंपनियां किस स्तर पर कैसे कार्य करेंगी। तो दो देशों के बीच हुए कानूनी समझौते यह निश्चित करते हैं दोनों देशों की कमाई पर टैक्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये कानूनी समझौता होगा, इसमें बताया कैसे टैक्स लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्धारित करता है कि कंपनियां किस स्तर पर कैसे कार्य करेंगी, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में कौन सी समस्या का एक उदाहरण है जिसे संबंधी दो अथवा दो से अधिक देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। तो वह है डीप सी माइनिंग इन ए नॉन कोस्टल ऑफ द ओशियन। महासागरों के गैर तटीय क्षेत्रों को गहन सागर खनन, ठीक है। इसमें अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन हानिकारक उत्सर्जन का प्रतिबंध करना है, समझौता हो चुका है। लुप्त प्राप्त प्रजातियों को संरक्षित करना है, समझौता हो चुका है। बैनिंग द यूज ऑफ सर्टेन पेस्टिसाइड, इसमें हो चुका है। निश्चित कीटनाशक दवाइयों का उपयोग पर रोक करना, इसमें हो चुका है। लेकिन महानगरों के गैर तटीय क्षेत्रों में गहन सागर खनन, इस पर अभी तक कोई भी समझौता नहीं हुआ है। नेक्स्ट आइए। मानव संसाधन लेखांकन संगठन के लोगों की लागत एवं मूल्य का मापन है। तो मानव संसाधन लेखांकन संगठन के लोगों की लागत और मूल्य का मापन है, सही है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन लेखांकन संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती, चयन, नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं विकास की लागत के मापन एवं उनके संगठन के लिए आर्थिक मूल्य का आकलन करने का समावेश करते हैं। तो मानव संसाधन लेखांकन संगठन के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती, चयन, नियुक्तियां, प्रशिक्षण, विकास की लागत के मापन एवं उनके संगठन के लिए आर्थिक मूल्य के आकलन का समावेश करते हैं, हाँ ये सही है। आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सही हैं। फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एफिशिएंसी सेबी हैज़ बीन वेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर्स। अपने कार्यों को कुशलता से संपन्न करने के लिए सेबी को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कौन कौन अधिकार प्रदान किए गए? टू अप्रूव बाय लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणियों के उप नियमों को अनुमोदित करना, हाँ ये सही है। टू डायरेक्ट द स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बाय लॉ, ये भी सही है, वो अपने लॉ को चेंज कर सकता है। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कॉल फॉर द प्रोडक्टिव रिटर्न फ्रॉम रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त स्कंद विपणियों को लेखा पुस्तकों की जांच करना और सामयिक विवरण पत्रों को मांग करना, ये भी सही है। इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, वित्तीय मध्यस्थों की लेखा पुस्तकों को जांच करना, ये भी सही है। कुछ कंपनियों को अपने अंशों को एक या अधिक स्कंद विपणियों में अनुसूचित करवाने की बात करना। कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, ये भी सही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, ये भी सही है। तो ये सारे आंसर्स के सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। हाई रिस्क रिटर्न अपॉर्चुनिटी, निम्नलिखित विशेषताओं विचार कीजिए। विशेषताओं विचार करते हैं भाई। उच्च जोखिम उच्च प्रतिफल अवसर, लघु एवं मध्यम स्तरीय उपक्रम, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, प्राइवेट इक्विटी स्टेक इन स्टार्टअप्स, नए उद्यमों में निजी स्वामित्व, इन्वेस्टमेंट फंड, विनियोग कोष, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? ये सब चीज़ें जो हैं
म्यूचुअल फंड में नहीं आएंगी, ये सब चीज़ें वेंचर कैपिटल फंड में आएंगी, इसे कहते हैं साहसिक पूंजी कोष। ठीक है, साहसिक पूंजी कोष में सभी चीज़ें आएंगी। हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, प्राइवेट इक्विटी स्टेक इन स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, ये सभी चीज़ें आएंगी। क्रेता कीमत के प्रति कम संवेदनशील होता है जब वे गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु का आसानी से तुलना नहीं कर सकता है। उपरोक्त क्रम निम्नलिखित में कीमत का कौन सा संवेदनशील कारक परीक्षित होता है? तो इसमें कोई भी नहीं होता, सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है, यूनिक वैल्यू इफेक्ट भी नहीं होता है, प्राइस क्वालिटी इफेक्ट भी नहीं होता है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। The model of decision support where there is segmentation, the type of advertisement within humorous and slice of life kinds of appeals used for given marketing goals and characteristics of product target marketing and competitive situation is known as निर्णय सहायक मॉडल, जिसमें ऐसे विज्ञापन की सिफारिश है जो हाथ स्लाइस ऑफ लाइफ जैसे अपीलों का विपणन, लक्ष्य उत्पाद लक्षण, लक्षित बाजार एवं प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों के लिए प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एड कैट। क्या कहते हैं? एड कैट। अब इसमें बात करते हैं मीडिया क्या होता है, एड कैट क्या होता है। मीडिया क्या होता है? ये मॉडल मीडिया की प्लानिंग, विपणन खंड चित्रण, बिक्री की क्षमता का आकलन, सीमांत रिटर्न, हासमान विस्मरण, उपयोग में लाया गया समय और प्रतिस्पर्धी मीडिया कार्यक्रम शामिल है। प्रमोटर्स क्या है? यह मॉडल मुख्यतः बिक्री के आधार रेखा द्वारा निर्धारित बिक्री संवर्धन का मूल्यांकन एवं संवर्धन की संबंधित अधिकार रेखा वृद्धि की माप का मूल्यांकन करता है। एड कैट क्या है? एड कैट है ये मॉडल ऐसे विज्ञापन सिफारिश करता है जो हाथ स्लाइस ऑफ लाइफ जैसे अपीलों को विपणन, लक्ष्य उत्पाद लक्षण, लक्षित बाजार और प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों के लिए उपयोग करता है। कवर स्टोरी का ये मॉडल व्यवसाय संघ के समूह की बिक्री डेटा का परीक्षण करता है और अंग्रेजी भाषा ज्ञापन के पर डाले गए प्रकाश की रिपोर्टिंग करता है, इसे कहते हैं एड कैट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? विपणन लाभ मतलब कौन सा सत्य नहीं है? विपणन लाभदायकता विश्लेषण विभिन्न विपणन क्रियाओं की लाभदायकता को मापता है। मार्केटिंग प्रोबेबिलिटी एनालिसिस मेजर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं है, तो ये सही है आपका। मार्केटिंग एफिशिएंसी स्टडीज टू ट्राई टू डिटरमाइन हाउ वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कुड बी कैरिड आउट मोर एफिशिएंसी। विपणन दक्षता अध्ययन यह पता लगाने के लिए प्रयास करता है कि विपणन की विभिन्न क्रियाओं को अधिक दक्षता के साथ किया जाए, ये भी सही है। प्रत्येक कंपनी को चाहिए कि वह समय समय विपणन अंकेक्षण और विपणन दक्षता पुनः मूल्यांकन करें। सॉरी, ये गलत है आपका, बी आपका गलत है, मैंने गलती बोल दिया, बी गलत है। मार्केटिंग एफिशिएंसी स्टडीज ट्राई टू डिटरमाइन हाउ वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज कुड बी कैरिड आउट मोर एफिशिएंसी, ये गलत है। ईच कंपनी नीड टू रिसेस पीरियडली इट्स मार्केटिंग एफिशिएंसी थ्रू ए कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मार्केटिंग ऑडिट। मार्केटिंग ऑडिट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो सारे स्टेटमेंट इसके गलत हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सही माना जाएगा। औद्योगिक सीमाएं अविश्वसनीय दर से धूमिल पड़ रही हैं, क्योंकि कंपनियां ये पहचान रही हैं कि नवीन अवसर दो या दो से अधिक उद्योगों आवश्यकता पर आधारित हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंडस्ट्री कन्वर्जेंस, उद्योग अभिसरण। ठीक है, इसे उद्योग अभिसरण कहा जाता है। टास्क क्या है? टास्क क्या है? नंबर 5 पॉइंट है, टास्क है प्रिपेयरिंग फॉर्म्स। तो टास्क है आपका प्रिपेयरिंग फॉर्म्स, नंबर 5। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है आपका साइनिंग पे चेक, एलिमेंट है साइनिंग पे चेक। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है पेरोल प्रोसेसिंग। पोजीशन क्या है? पोजीशन है कंपनसेशन पॉलिसी।
और जॉब क्या है, जॉब है कंपनसेशन डिज़ाइन, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन आपका बचा कंपनसेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये आपका है, इसको देख लीजिए एक बार। मैच दी फॉलोइंग है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सामूहिक सौदेबाजी के प्रकारों में किसके एक पक्ष को दूसरे पक्ष की कीमत पर लाभ होता है? तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, वितरण सौदेबाजी। निम्नलिखित सामूहिक सौदेबाजी में इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वन पार्टी गेन्स एट द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर, तो उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, वितरण सौदेबाजी कहा जाता है। विवाद को सुलझाने वालों में निम्नलिखित में किसका निर्णय बंधनकारी नहीं होता है? तो नहीं होता है की बात कर रहे हैं। होने में आर्बिट्रेटर, विवाचक, एडजुडिकेटर ये भी होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मेंबर भी होता है, लेकिन कॉन्सलेटर नहीं होता है। तो कॉन्सलेटर नहीं होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन जो है आपका ये है पर्सनल स्कीम। तो पर्सनल स्कीम क्या है? प्रोविडेंट फंड है। पर्सनल स्कीम क्या है? प्रोविडेंट फंड है। मैच कराना है। पर्सनल सिक्योरिटी क्या है? हेल्थ केयर फॉर दी फैमिली है। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है? तो सेवरेंस पे है। अलाउंस क्या है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। पेंशन स्कीम क्या है? प्रोविडेंट फंड है। पर्सनल सिक्योरिटी क्या है? हेल्थ केयर फॉर फैमिली है। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है? सर्वेंस पे है। अलाउंसेस क्या है? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, ठीक है। अभी इतने क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन और कराने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, FIIs do not invest in unlisted securities, they participate only through stock exchange। तो FIIs do not unlisted, नहीं ऐसा नहीं है, ये अनलिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। FII कैन नॉट इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट, ऐसा भी नहीं है, अलॉटमेंट में भी ये लोग पैसे लगाते हैं। दोनों कथन आपके गलत हैं, और जो है दोनों कथन गलत है आपके। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ कंट्री इन द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन एशियन। निम्नलिखित कौन दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्रों के संघ का एक सदस्य राष्ट्र नहीं है? सदस्य राष्ट्र कौन सा नहीं है? इसमें सारे सदस्य राष्ट्र हैं, सिंगापुर भी है, मलेशिया भी, थाईलैंड भी, वियतनाम है। तो एशियन के सारे देश हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम। तो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम सारे देश हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लिस्ट द फॉलोइंग मैच करना है। सार्क, सार्क में कौन आएगा? अफगानिस्तान आता है सार्क में, चलिए ठीक है। एशियन में कौन आएगा? फिलीपींस आएगा। EU में क्या आएगा? EU में हंगरी आएगा। और नाफ्टा में आपका कनाडा आएगा। ध्यान रखिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के बाद एग्जाम आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। सार्क में कौन सा आएगा? सार्क में अफगानिस्तान आएगा, एशियन में फिलीपींस, EU में हंगरी और नाफ्टा में कनाडा। सार्क में फिर से देखिए, सार्क में अफगानिस्तान, एशियन में फिलीपींस, EU में हंगरी और नाफ्टा में कनाडा। विच अमंग द फॉलोइंग आर क्रिटिसाइंग गिवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित कौन विश्व व्यापार संगठन की आलोचनाएं हैं? यह एक लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी संस्था नहीं है। सही बात है भाई, नहीं है। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनका बड़ा हाथ है, अमेरिका का। इसमें व्यक्तिगत हितों के लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमीर देशों का प्रभुत्व है। सबने बताया था आपको, USA बड़े बड़े देशों का प्रभुत्व है, मेनली यूरोपियन कंट्री ज़्यादा प्रभुत्व है, सॉरी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रम मानकों को बढ़ावा देने के स्थान पर श्रमिकों को एक दूसरे का विरोध करके मजदूरों को तल की ओर ले जाने को प्रोत्साहित करते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रम मानकों को बढ़ावा देने के स्थान पर श्रमिकों को एक दूसरे के विरोध करके मजदूरी को तल की ओर ले जाने को प्रोत्साहित करते हैं। ये भी सही है।
यह अनिवार्य जन सुविधाओं को निजीकरण करना चाहते हैं, ये भी सही है। ए बी सी डी सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट आइए, डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू डेप्रिशिएट ओविंग टू, घरेलू मुद्रा किस कारण ह्रास होता है? हाइक इन्फ्लेशन रेट के कारण घरेलू मुद्रा का हमेशा ह्रास होता है। ठीक है, अब देखिए, आयकर अधिनियम 1961 में किस धारा के अंतर्गत कृषि आय को छूट प्राप्त होती है? 10I के अंतर्गत। और थोड़ा इसका वो पढ़ लेते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 21A के अधीन कृषि आय को प्रभावित किया गया है। धारा 21A के तहत कृषि आय का अर्थ है कोई आय जो एक फार्म हाउस के विषय को आरोप करता है तथा धारा 21A के अनुकूल कुछ निर्दिष्ट शर्तों को संतुष्टि प्रदान करता है। सेकंड, कृषि संचालक द्वारा कृषि उत्पादन के प्रसंस्करण सहित कोई आय जो ऐसी भूमि से अर्जित हुई हो अथवा इस तरह की उपज की बिक्री के लिए योग्य हो। भारत में स्थित कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कोई भी किराया तो राजस्व भूमि से प्राप्त होता है। अब देखते हैं भाई मैचिंग। जब करदाता कर चुका, मैचिंग देखिए, सब मैचिंग मिली हुई है, आंसर दिए सामने। तो जब करदाता कर चुकाता है ना, जब करदाता कर चुकता न करने एवं स्रोत पर काटे गए कर का भुगतान न करने का दोषी है या दोषी मान लिया गया है तो सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। कर अधिकारी द्वारा निर्देशित अग्रिम कर के भुगतान करने में असफल होगा, सेक्शन 273 1 के अंतर्गत आता है। आय के विवरणों को छुपाना है, आय के गलत बताना है, सेक्शन 271C के अंतर्गत आता है। ठीक है, टैक्स इवेशन इज अंडरटेकन बाय द एम्प्लॉइंग अनफेयर मीन्स, कर चोरी अनैतिक साधनों का अपनाकर की जाती है, ये सही है। पेमेंट ऑफ टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू इलीगल मीन्स ऑफ फ्रॉड फॉर टैक्स इवेशन, ये भी आपका सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए और आर सही है तो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन आपका करंट में चेंज हो जाएगा, आधार कार्ड भी जोड़ा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। भारतवर्ष में विनियोजित एक व्यक्ति के लिए आयकर विवरण प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित में कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? तो कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? पैन कार्ड और फॉर्म नंबर 16, ये दोनों आंसर आपके सही हैं। अब आधार कार्ड भी शामिल करने की प्रस्तावित कर दिया है इनकम टैक्स ने, तो हो सकता है आधार कार्ड भी कर दिया। पैन कार्ड मुझे लग रहा है आगे चल के ख़त्म हो जाएगा, आधार कार्ड ही आपका पैन कार्ड का रूप ले लेगा। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी मुझे 8000 क्वेश्चन और डालने हैं, कम से कम मैं 2500 क्वेश्चन डाल चुका हूँ, अभी 8000 क्वेश्चन मुझे और डालने हैं। ठीक है, धन्यवाद।